स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी का सार तीसरी क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों मोशन स्ट्रेट लाइन और आज लेक्चर 1 है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आप इसका फ़ायदा उठाया करो एनसीईआरटी का सार सेशन का। आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए और साथ साथ जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूँ और एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ। तो जैसे हम जहाँ भी कंसेप्ट पूरा हो और वहाँ कोई सोल्ड एग्जाम्पल है तो उसको ट्राई करो, ठीक है, और वीडियो पॉज कर दो वहीं पे, और उसे ट्राई करने के बाद अगर होता है ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ जाओ, वीडियो अनपॉज करो और फिर आगे चलो। इस तरीके से बहुत जल्दी आपकी एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी और कमांड हो जाएगी आपकी। दूसरा, साथ में जैसी वीडियो पूरी हो वहां उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जरूर पूरी करनी है, सोल्ड अनसोल्ड, साथ में समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर, ठीक है। जैसे ये हमारा सार खत्म होगा पूरे सिलेबस का, फिर मैं आपको कोशिश करूंगा कि पॉइंट्स टू पॉइंटर और एक्सरसाइज की भी वीडियो बनाएं। उससे पहले उम्मीद है कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि जब ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, आप मुझे लगेगा कि डेली बच्चे पढ़ते हैं और वेट कर रहे हैं वीडियो का, तो मैं लगातार इस सीरीज़ को बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। अपने चाहे कितना ही बिजी शेड्यूल है तब भी मैं इसका टाइम जरूर निकाल के आपको पढ़ाऊंगा, बशर्ते आप थोड़ा सा इसमें सपोर्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो आज की पढ़ाई में बच्चों क्या शुरू करेंगे हम, देखो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस पैराग्राफ में बताया गया कि डेली लाइफ में हम बहुत सारे मोशन समझते हैं, जैसे हम चलते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, हवा जाती है हमारी बॉडी में फिर बाहर आती है, पेड़, हवा, पानी, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल सब दौड़ रहे हैं, हमारी इवन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी शायद कहीं इधर उधर की तरफ चल रही है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में कौन से मोशन को कंटिन्यू करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। जब पार्टिकल सीधा चलता है तो इस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। और हम इस चैप्टर में यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ पार्टिकल को पढ़ेंगे और कुछ इक्वेशन डिराइव करेंगे, बहुत सारी रिलेटिविटी थ्योरी को समझेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, ये एक्सेलेरेशन क्या होता है ये सब समझेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन तक। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन भी हो सकता है, उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। और हम यहाँ इस चैप्टर में बच्चों एक वर्ड कंसिडर करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा हमारा ऐसा एक ऑब्जेक्ट, एक मिनट कलर बदल लेते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है बच्चों एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो साइज है, जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है उसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो। जैसे मान लो एक ट्रेन है, अब ट्रेन की शेप देखो ऐसी होती है ना कुछ, तो इसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मान सकता हूं इस जर्नी में, जब ये ट्रेन दिल्ली से चले और कहां तक पहुंचे, चंडीगढ़ तक। तो इस जर्नी के दौरान इसको क्या मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसकी जरूरत क्यों हुई, पहला क्वेश्चन ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट की। क्योंकि बेटा जब ट्रेन चलती है, कोई पहिया पीछे कोई आगे ऐसे घूम रहा होता है ना उसके पॉइंट, और कॉम्प्लिकेटेड मोशन होता है। तो अगर आप उसे सोचोगे, या फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, ये आदमी है, ठीक है, ये एक कदम चले तो एक कदम चलेगा तो एक हाथ पीछे एक हाथ आगे, तो ये देखना जब वो आगे चल रहा था तो यहां तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया मोशन, उसका हाथ एक अभी पीछे ही है, एक हाथ आगे निकल चुका है। तो 1 मीटर अगर डिस्टेंस चलता है तो इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो गया, कोई पार्ट इधर कोई पार्ट इधर, गर्दन आगे पैर पीछे, तो भैया ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो अगर ये बहुत बड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जैसे ये घर से निकला ऑफिस गया 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में इस आदमी का साइज क्या है, नेग्लिजिबल, तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ये कंसेप्ट सिखाया गया, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को ट्रीट करेंगे, ऑब्जेक्ट को पॉइंट ट्रीट करेंगे। और हम यहाँ काइनेमेटिक्स समझ रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स होती है बच्चों, इसमें पार्टिकल चल रहा है, क्यों चल रहा है ये जवाब नहीं देते। तो मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट ऑब्जर्विंग कॉज ऑफ मोशन, मतलब किस वजह से चल रहा है ये नहीं पता करते। ये कहाँ पता करेंगे सर, हम चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर है वहां पे पता करेंगे कि पार्टिकल क्यों चलता है, ठीक है बेटा। चलो, क्यों, जैसे फोर्स लगने से चलता है, रुकता क्यों है। अब यहां तो चलेगा या रुकेगा, तो जो भी हो रहा होगा उसका कोज नहीं ढूंढना, बस उनके पैरामीटर ढूंढने। इस पैरा में हम पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले यहां हमें समझाया गया कि हम आज ना एक पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, कहाँ है वो, लोकेशन देखनी है, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। एंड सेट ऑफ एक्सिस, बहुत सारे एक्सिस लेते हैं हम, वो बहुत सारे कौन से हैं, 3 एक्सिस, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सिस्टम एक्स वाई जेड, जेड तीनों आपस में ये परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये 3 पेन है, तो ये एक्स हुआ और ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, और जेड कैसे होगा,
ऐसे परपेंडिकुलर बिल्कुल बाहर की तरफ, समझ रहे हो बच्चों? ऐसे नहीं कि ऐसे देखने में लग रहा है ऐसे ये जेड, ऐसे होगा बिल्कुल। तो ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, और जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं। अगर समझ में आया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा। अगर कोई पार्टिकल, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे बनाएं, हम वाई इधर एक्स इधर जेड कुछ भी बना सकते हैं, तो इसे रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और रेफरेंस, और इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है बच्चों यहाँ पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस बात को समझने के लिए। जैसे आप क्लासरूम में देख रहे हो कि बोर्ड पे पढ़ा रहा है टीचर और वहाँ एक डस्टर रखा हुआ है, तो वो डस्टर रेस्ट में है क्लासरूम के रेस्पेक्ट में, लेकिन डस्टर क्लास में है, क्लास अर्थ पे है, अर्थ भी तो घूम रही है, तो डस्टर भी तो घूम रहा है अर्थ के साथ साथ। तो अगर यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में देखें या स्पेस के रेस्पेक्ट में, तो डस्टर घूम रहा है, लेकिन क्लासरूम के रेस्पेक्ट में डस्टर क्या है, रेस्ट में। तो ये जो क्लासरूम है ना, इसको हमने माना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और भी हो सकते हैं, जैसे आप स्कूल बस में जा रहे हो, आप अपने दोस्त के बगल में बैठे हो, तो आपके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, लेकिन जो सड़क पर खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो ये सिस्टम माना जाता है, आपकी स्कूल बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन या मोशन डिफाइन होता है। ठीक है, ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक्स वाई जेड हमने सिस्टम माना है। समझ में आया बच्चों? अब देखो, अगर कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, एक ही एक्सिस बदल रहा है उसका वक्त के साथ, तो उसको बोलेंगे मोशन इन 1D। ठीक है बेटा, देखो इसको बोलेंगे, थोड़ा यहाँ पे ये इस पैरा में लिखा हुआ है, टू डिस्क्राइब मोशन इन 1D 2D 3D। अगर कोई एक कोऑर्डिनेट एक बदलता है तो उसको 1D मोशन बोलते हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। अगर कोई ऐसे ऐसे जा रहा है तो भी 1D है, ऐसे आ रहा है तो भी, लेकिन एक टाइम पे दो कोऑर्डिनेट ऐसे बदल रहे हो, एक्स वाई प्लेन ऐसे, तो एक्स और वाई दोनों बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगा मोशन इन 2 डायमेंशन, और इसे मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। ये अगला चैप्टर है बच्चों, ठीक है, 4th चैप्टर। और 3D मोशन होता है, जैसे एक चींटी इस पे चल रही है और उड़ रही है, कभी बाहर आती है। 3D मूवी देखिए ना, जब एक्स वाई जेड तीनों बदलेंगे उसको 3D मोशन बोलेंगे, उसको हम कम ही पढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ बताया गया कि जो भी हम मोशन लिखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कार हो सकती है, बस हो सकती है, क्लासरूम हो सकती है, ये सारी बात। अब देखो, अब यहाँ एक वर्ड आया बच्चों, टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ ए मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज एन एक्सिस। जैसे हमें कहा कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग है, हमने एक एक्स एक्सिस चूज कर लिया, जिसमें जैसे मैंने ये चूज करा है, और इससे इधर ओरिजिन है ये पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, इससे इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली और इससे इधर क्या ले लिया बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ एक डायग्राम की बात करिए, फिगर 3.1 की मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे मैंने यहाँ बना दी। इस डायग्राम की बात करिए बच्चों, ये फिगर 3.1 है, तो मैंने इसी का पार्ट ऊपर बना दिया शॉर्टकट था, इजी वे में। देखो ये ऊपर ये वाला, तो जैसे कोई पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो पोजीशन क्या होती है, देखो अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है, एक्स, ये एक्स पोजीशन है। मान लो यहाँ चला जाए तो फिर पोजीशन बदल जाएगी, तो ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन लिखी जाती है। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पोजीशन, जैसे यहाँ किताब में लिखा है कि भाई पहला वर्ड हम पोजीशन समझने जा रहे हैं, ये लिखा है व्हेन वी मेजर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अ कन्वीनियंटली चूजन ओरिजिन से ओ, तो हम पोजीशन क्या बोलेंगे, इट इज अ लोकेशन ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस ओ, है ना। अगर वो राइट साइड में है तो उसे मानेंगे पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अगर इससे राइट में है तो पॉजिटिव और इससे लेफ्ट में है तो नेगेटिव। क्लियर है? अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया कि एक पॉइंट O है, एक पॉइंट Q है और एक P है, तो Q की पोजीशन बताओ। तो Q की पोजीशन क्या होगी बच्चों, ये मीटर दे रखे है, 240 मीटर है O से, तो Q की पोजीशन होगी 240 मीटर पॉजिटिव में। और P की, क्योंकि राइट साइड है और राइट तो हमने पॉजिटिव मान रखा है, लेफ्ट को हमने नेगेटिव मान रखा है, तो P की पोजीशन क्या लिखी जाएगी बच्चों, +360 मीटर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन है ये। और ये क्या लिखा जाएगा बच्चों, R की पोजीशन, क्योंकि लेफ्ट में है ना ये, तो -120 मीटर। ठीक है बेटा, ये -120 मीटर। क्लियर है? इस तरीके से हमने पोजीशन। पाथ लेंथ वर्ड लिखा है, पाथ लेंथ क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पाथ लेंथ होता है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल, जिस रास्ते को उसने फॉलो करा है उसकी एक्चुअल डिस्टेंस। जैसे यहां एक एग्जांपल दिया गया बच्चों कि पार्टिकल O से पहले P गया, ठीक है, P की डिस्टेंस दे रखी है बेटा 360 मीटर, और Q की डिस्टेंस दे रखी है
240 मीटर। ये डायग्राम है, फिगर 3.1 कुछ समथिंग है, ये वाली अगले पेज पे है। तो अब देखो ये जब O से P गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी 360, फिर P से Q वापस आया तो ये भी तो ट्रैवल करा है ना उसने। ये कितना है बच्चों, ये 120 होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, पाथ लेंथ 360 प्लस 120 दैट इज 480 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस हुई, ये पाथ लेंथ हुई। पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप बाइक खरीद रहे हो, मान लो कोई पुरानी बाइक खरीद रहे हो, तो उसमें लिखा है कि वो टोटल उसकी ओडोमीटर में जो रीडिंग आ रखी है उसमें लिखा हुआ है कि ये 80,000 किलोमीटर चली हुई है। सोचो बेटा, आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि भाई कौन सी डायरेक्शन में चलाई थी, तो पाथ लेंथ वो चली बस, चाहे वो गली में चलाई उसने चाहे पूरे शहर में चलाई, तो पाथ लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और यूनिट इसकी मीटर होती है। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चों, पाथ लेंथ कभी घट नहीं सकती, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वर्ड आया, जैसे हम पोजीशन समझ चुके थे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट में जैसे मैंने यहाँ बताया कि इसमें डायरेक्शन का सेंस करना है हमें, तो हमें यहाँ एक वर्ड आया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों चेंज इन पोजीशन। तो चेंज को डेल्टा वर्ड से दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। देखो डेल्टा एक्स लिखा हमने, कैसे, एक पार्टिकल यहाँ पे था, देखो टाइम t1 पे x1 पोजीशन पे, फिर वो चला गया t2 टाइम पे x2 पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन कितना होगा, डेल्टा एक्स, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। x2 फाइनल पोजीशन है, x1 इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया चेंज इन पोजीशन, ठीक है। अगर फाइनल पोजीशन ज़्यादा हो जाए, x2 बड़ा हो x1 से, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन x2 नेगेटिव हो जाए, सर ऐसा कैसे होगा, ये आदमी यहाँ से पीछे चला जाए कहीं, तो उस केस में डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये डेल्टा एक्स नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके पास देखो यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड भी का भी सेंस होता है, डायरेक्शन का भी। तो ये वेक्टर कहलाते हैं, इनको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और हमें ये पता लगा कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकते हैं। अगर पार्टिकल सेम पोजीशन पे आ जाए तो जीरो भी हो सकता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, और इसने यहाँ समझाने की कोशिश करी कि रेक्टिलिनियर मोशन ही पढ़ेंगे हम, सीधे चल रहा है पार्टिकल ऐसे। तो अगर पार्टिकल बिना डायरेक्शन बदले चले, सीधा चले, तो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन बदल दे, मतलब इसमें टर्निंग पॉइंट आ जाए जर्नी में, तो डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन फ्रॉम O टू P, O से P जा रहा है पार्टिकल, तो पाथ लेंथ भी उतनी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी। मतलब देखो पाथ लेंथ यही आई थी ना 360 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 है, फाइनल 360, तो 360 माइनस 0 कितना आ रहा है बेटा, प्लस 360 आ रहा है ना। ये एक मिनट में कलर चूज कर लूँ ऐसे, ठीक है। तो ये 360 प्लस ये, तो प्लस 360 मीटर आ गया। अच्छा, लेकिन अगर पार्टिकल P टू Q जाए, मतलब P से Q जा रहा है, तो P कितना है 360 और ये कितना है 240। तो देखना जरा फाइनल पोजीशन 240 माइनस 360, तो क्या आ गया बच्चे इसमें, ये माइनस 120। माइनस क्या बता रहा है कि इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन में। इधर की तरफ नेगेटिव होता है ना डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव है, तो माइनस डायरेक्शन की सेंस बता रहा है कि वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है पार्टिकल, ठीक है। समझा बच्चों। अब देखो यही वो डायग्राम है जो मैंने वहां रफली बना रखा था। अच्छा, दिस इज नॉट नेसेसरी टू यूज वेक्टर नोटेशन। अभी हम इस चैप्टर में बस पॉजिटिव नेगेटिव का ही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां जैसे मैंने भी बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रांसवर्स बाय ऑब्जेक्ट। मतलब वो इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी। अगर पार्टिकल सीधा चल रहा है तो इक्वल होगा, अगर नहीं चल रहा है तो मतलब जैसे देखो यहां से यहां तक गया O से P तक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। लेकिन अगर O से चला और फिर P पे जाके Q पे वापस आ गया, तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट अलग, मतलब पाथ लेंथ अलग हो जाएगी। पाथ लेंथ 480 आई थी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, माइनस 0। भाई यहाँ पहुंचा Q पे और 0 से चला था, तो 120 माइनस 0, तो डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया, ठीक है। वही बात यहाँ समझा रखी है बेटा, ठीक। अच्छा, अगर पार्टिकल वापस आ गया जहां से चला वहीं वापस, तो 0 भी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। देखो ये लिखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ कभी 0 नहीं होती, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ये पूरी जर्नी के बारे में बताया। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल डायग्राम दिया है, इसमें बताया कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंट बाय पोजीशन टाइम ग्राफ,
कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम पार्टिकल के मोशन को दिखा सकते हैं। यहाँ पे टाइम ऐसे रख लेते हैं और ऊपर वाली लाइन को पोजीशन लिख लेते हैं, तो टाइम इधर बदलेगा और पोजीशन ऊपर की तरफ वेरी कराएगी। अब ये नहीं कि वाई आसमान की तरफ ये ऊंचाई है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है बेटा। ये ऐसा डायग्राम नहीं है कि ये एक्स और ये वाई, जैसे डेली लाइफ में ये आदमी है, ये पेड़ है, यहाँ एक पेड़ बना है ऐसे, तो वाई क्या हो जाएगा, वर्टिकल। नहीं, ये वर्टिकल नहीं है, ये एक्स एक कोऑर्डिनेट है जो पोजीशन दिखाएगा, और टाइम मतलब ये एक्स एक्सिस मतलब जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल रहे हैं वो क्या दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। ये समझाने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब जैसे देखो 3.2a, ये कुछ डायग्राम दिखा रखे हैं। इन जो यहाँ इस पैरा में जो लिखा हुआ है ना, वो इन ग्राफ के बारे में दे रखा है, जो मैं अगले पेज पे दिखाऊंगा आपको। जैसे देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स, दैट इज पोजीशन, मीटर मतलब उसकी यूनिट, टाइम और उसकी यूनिट सेकंड। उन्होंने बताया कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, तो देखो टाइम 0 से बढ़ता जा रहा है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, ऐसे बढ़ता जा रहा है। क्या पोजीशन बढ़ रही है, पोजीशन फिक्स है, 40 मीटर पे फिक्स है। यानी कि ये पार्टिकल, ये कुछ ऐसी जर्नी है। कोई एग्जांपल दिखाऊं आपको, जैसे ये एक्स बना लो, ये वाई, ये अपना जो रेफरेंस सिस्टम होता है, और एक आदमी यहाँ खड़ा है ओरिजिन से कितनी दूर, 40 मीटर दूर। तो ये वक्त के साथ बस खड़ा है बेटा, सोच रहा है क्या होगा जीवन में ये सब, तो बेचारा ये सोच ही रहा है, तो रुका हुआ है, तो ठहरा हुआ है ये, तो ये पार्टिकल रेस्ट में है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ किसका हुआ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है बच्चों, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। देखो ये 0 से शुरू हुआ पोजीशन टाइम के साथ, इसका एग्जांपल है जैसे ये y और ये x। देखो मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ, ये तो दे रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ में, इसको फ्रेम में बना रहा हूँ। जैसे एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है ओरिजिन पे, और ये इधर चलना शुरू कर दे, तो ओरिजिन से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया ना, तो देखो इसकी पोजीशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, एक कांस्टेंट रेट से चल रहा है। ये कैसे पता लगेगा, आगे पता लगेगा भी चैप्टर में, वैसे मैं बता सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक टाइम लिया ऐसे 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये मान लो 2 मीटर चला, तो अगले 1 सेकेंड में फिर ये 4 मीटर मतलब 2 मीटर चलेगा। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब ट्रैवल करता है तो ऐसी सीधी लाइन ग्राफ दिखता है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब देखो ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये एक ऐसे जर्नी का ग्राफ है जिसमें पहले तो देखो बड़ी नॉन लीनियरली ऐसे बढ़ रही है ये, और फिर कांस्टेंट है कुछ देर तक, फिर ऐसे रिटार्ड हो रही है। तो ये एक ऐसी कार है जो पहले स्पीड अप हुई, इसकी स्पीड जैसे बाइक चलाई, एक्सेलेरेट करिए गाड़ी, फिर कुछ देर कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चलेगी और फिर रिटार्ड करेगी, फिर रुक जाएगी कहीं। देखो यहाँ आके कांस्टेंट हो गई, देखो पोजीशन लगभग, तो पोजीशन बदल नहीं रही, 300 के आसपास जाके रुक गई 22 सेकंड पे। तो पहले एक्सेलेरेट हुई, फिर कांस्टेंट स्पीड, फिर यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब फिर ये स्पीड रुक गई इसकी। देखो यहाँ लिखा हुआ है 0 to 10, ठीक है, पिकअप द स्पीड, और फिर 10 to 18 विद यूनिफॉर्म स्पीड, और फिर देन 20 to फिर 18 से 20 सेकंड के लिए कार रुक जाती है, ब्रेक लगाती है। तो देख लो यहाँ पे, यहाँ पहले 0 से 10 के आसपास तक ये स्पीड अप हो रहा है, कर्व है ऐसे, फिर सीधी लाइन होने का मतलब हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड, और फिर ये कर्व होता होता यहाँ से लगभग यहाँ तक जाते जाते फिर ये धीरे धीरे कांस्टेंट हो गया और 22 सेकंड तक जाकर रुकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये बात पता लगी। अब हम चैप्टर के दूसरे पार्ट में आते हैं, और इसमें लिखा गया है देखो बेटा कि वी शैल रेफर दिस ग्राफ इन अवर डिस्कशन इन द फॉलोइंग सेक्शन, मतलब इस ग्राफ का आगे भी यूज होगा इस वाले पार्ट में, ठीक है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी को समझाने की कोशिश करी गई कि भाई जब हम चल रहा है पार्टिकल, ये तो हमने समझ लिया कैसे चल रहा है, अब उस जर्नी में वो स्लो चला है फास्ट चला, तो कौन सी क्वांटिटी से समझाएंगे, तो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब कैसे, देखो एक तो ये बार जो लगाया है इसके दो मतलब हो सकते थे। अगर वेक्टर होता तो वी वेक्टर लिखते, वैसे बार मतलब एवरेज के लिए होता है, याद है ना, मीन एवरेज लिखते थे हम 10th क्लास में। तो बार जब भी लगाते हैं ना तो किसी क्वांटिटी ऊपर उसका एवरेज है मतलब। डेल्टा एक्स मतलब जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, एक पार्टिकल यहाँ x1 पोजीशन पे था, ठीक है, टाइम t1 पे, और वो चलते चलते बच्चों यहाँ पहुँच गया t2 टाइम पे, पोजीशन हो गई उसकी x2। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यहाँ तक का टाइम पता लग जाएगा ना कितना लगा। तो इसको डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है बेटा। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई।
एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एसआई यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कई जगह किलोमीटर पर आवर में भी लिखते हैं हम डेली लाइफ में, भाई बाइक वगैरह की स्पीड, बस की, कार की, ठीक है। क्या बताओ बच्चों, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है? हाँ। पॉजिटिव हो सकती है? हाँ। नेगेटिव हो सकती है? जीरो पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स लिखा हुआ है यहाँ, तो डेल्टा एक्स जीरो भी हो सकता है, जहां से चले वहीं वापस आ जाए तो डेल्टा एक्स जीरो, और अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पॉजिटिव भी हो सकती है और वापस आ गए तो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसके बारे में साइन वाइन के बारे में समझने जा रहे हैं हम। तो जैसे उसने एक एग्जांपल दिया कि भाई ये जर्नी है जिसमें पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, और यहाँ इस 5 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक की हमें पता करना है कि भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो पॉइंट पी है ना 5 सेकंड पे, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन देख ली कितनी है 10, और 7 सेकंड पे कितनी पोजीशन होगी, तो इसने ज्वाइन करा, ये लिखा 27.4। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बेटा? 27.4 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, और फाइनल टाइम 7 माइनस 5। भाई 2 ही तो सेकंड लगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नीचे 2 हो जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट इतना, तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, ठीक है। अगले पेज पे कैलकुलेट कर रखिए 8.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव और कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम इंटरवल तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम नेगेटिव हो सकता है लेकिन टाइम इंटरवल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब जो भी साइन होगा वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट डिसाइड कर देगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि देखो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऐसे बढ़ रहा है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ रहा है, ठीक है। 3.5 शोज एक्सटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर मूविंग पॉजिटिव वेलोसिटी, ये पॉजिटिव वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। ये मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी से, देखो ये नेगेटिव, क्यों सर? जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें इसके, जैसे ये y और x मान लेते हैं, ठीक है। एक आदमी, हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं ना, और इसको नेगेटिव। ये ग्राफ नहीं है बच्चों, ग्राफ ये है, ठीक है। ये क्या है? फ्रेम है। तो ये पार्टिकल यहां से चला, ये आदमी ओरिजिन से चला, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसको बोला पॉजिटिव वेलोसिटी। ये कौन सा है सर? तो ये कैसा आदमी है? क्या सर ये अच्छा आदमी है? हाँ भाई कोई भी हो सकता है। ये आदमी इधर खड़ा है कहीं, ठीक है, और ये इधर की तरफ आ रहा है, तो बताओ नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी देखो, इनिशियली ओरिजिन पे नहीं था, जीरो से कुछ और थी पोजीशन, तो इसकी इनिशियल पोजीशन कुछ और है, ये है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो देखो, और जब ये जाएगा तो एक्स घटता जाएगा, नहीं घटता जाएगा, एक दिन ओरिजिन पे पहुंचेगा, तो देखो एक्स घटता जा रहा है टाइम के साथ, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि सर ऐसे नीचे गिर रहा है क्या स्लाइड से, ये ग्राफ ये है, मोशन इसका स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके से दिख रहा है, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन बनाओ। ये क्या है बच्चों? एट रेस्ट वाला ग्राफ है ये तीसरा। देखो पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है, नहीं रेस्ट में है, तो पार्टिकल रेस्ट में है, पोजीशन फिक्स है, टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब देखो हमने लिखा, यहां सारी बात बताई, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ अबव डिस्प्लेसमेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। हमने ये देखा कि बहुत सारे केस में डिस्प्लेसमेंट सेम होता है और बहुत सारे में डिफरेंट होता है एक्चुअल पाथ से। जब सीधा चल रहा हो बिना डायरेक्शन करे तब तो सेम होता है, अदरवाइज अगर डायरेक्शन बदल जाए, 2 डायमेंशन मोशन कर जाए, तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। जैसे ये जर्नी है, तो ऐसे जाओगे तो डिस्टेंस, देखो पाथ लेंथ तो हुई ये कर्व, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये सीधी रास्ता, तो दोनों अलग अलग है ना। लेकिन अगर सीधा चले कोई तो इस केस में सेम होता है। तो इसलिए यहाँ अब एवरेज स्पीड, हम एक वर्ड अब हम समझना चाह रहे हैं कि भाई पाथ लेंथ से भी कोई रिलेशन हो सकता है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ बताया गया कि एवरेज वेलोसिटी अगर स्पीड पता करनी है तो टोटल पाथ लेंथ लो अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं बच्चों इस टॉपिक पे, एक्सरसाइज में भी, एग्जाम्पल में भी, जहां एग्जाम्पल आएगा रुक जाना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल पाथ लेंथ और टाइम इंटरवल। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। अब मुझे एक बात बताओ, और ये हमेशा पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि टोटल पाथ लेंथ कभी घटता नहीं है, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अच्छा, और समझ में आया बच्चों? और हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, यही बात यहाँ लिखी है। अगर इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ना तो डायरेक्शन बदल ली और सीधा चल रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, वही क्या होगा? पाथ लेंथ होगा। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। ये बात लिखी गई। अब यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ये आप खुद झेलिए और समझ में ना आए तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो बच्चों। 10 इन केस द एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू द मैग्नेट। अगर आपको मुझे लगेगा कि भाई इन्हें डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पे, कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ हेल्प तो मैं करूँगा। हो सकता है मैं इसके सोल्यूशन बनाऊँ, फिर अगले चैप्टर्स में मैं इसके सोल्यूशन के लिए साथ आऊँ। तो ये डिपेंड करेगा आप कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इसको उसी से डिसाइड होगा बेटा। अब देखो 10 इन द केस द एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। अच्छा, जैसे जो एग्जांपल लिया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं थी, ठीक है। अच्छा ये बात देखो, स्पीड इन जनरल ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो ज़्यादा ही होता है ना ज़्यादातर केस में, इसलिए स्पीड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ जाते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। अब क्वेश्चन ये है कि हमें, अब तक तो पूरी जर्नी की बात होती थी, अब हमें पता करना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो हमें बताया गया इस लाइन में कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आया? वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, तो इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। जैसे आप 10 बजे छुट्टी हुई आपकी और 2 बजे घर पहुंचे आप, तो कितने घंटे चले? 4 घंटे। और आपका 20 किलोमीटर घर था, तो आपने 20 किलोमीटर अपॉन 4 घंटे डिवाइड किया, तो ये एवरेज वेलोसिटी है। अब हम चाहते हैं कि 10:15 6 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी। तो कुछ भी हो सकती है जीरो हो सकता है आप बस में बैठो, बस बहुत तेज चली, हो सकता है बाइक से जा रहे हो धूम स्टाइल से आप। तो वो जो वेलोसिटी है उसको फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखो कैसे लिखा गया वेलोसिटी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम उसका ना बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए लिखने जा रहे हैं। सर क्यों बेटा? क्योंकि 10 बज के, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 10:15 6 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी है ना, तो यानी कि बहुत छोटा टाइम है। उस टाइम में ही कोई एक वेलोसिटी पता करनी है छोटे से टाइम इंटरवल की। तो जब टाइम इंटरवल छोटा हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, टेंस टू जीरो होगा, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। डेल्टा टी जीरो लिखो, इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा। तो ये डेल्टा को डी लिख देते हैं और डेल्टा डी लिखा जाता है, तो इसे बोला जाता है डी एक्स बाय डी टी। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने यहाँ थोड़ा सा बता दिया, डिफरेंशिएशन अलग मैथ्स होता है। इसको जैसे कहीं लिखा हो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब कि डी से डी काट दिया, वाई बाई एक्स बचा, सर हो गया सॉल्व। ये बदतमीजी है। ये डी वाई बाई डी एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक फॉर्मूला याद कर लो, के एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है के एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्यों होता है, कैसे होता है, मैथ्स वाले जाने, हमारा टूल्स की तरह। और बाकी अलग मैथमेटिकल टूल की वीडियो मैंने बना रखी है, इस पे यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगी, उसमें देखो, सीखो ये डिफरेंशिएशन। तो देखो के, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, ये फॉर्मूला है क्वेश्चन, यहाँ के 7 हो गया, एन हो गया 2, तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, यहाँ एन 2 में आ जाएगा, और भाई एन 2 है ना, तो 7 × 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो गया है 14x। ऐसे ही 3t4 है ये, तो के हो गया 3, एन हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 3 × 4, 3 की पावर 4, टी की पावर 4 माइनस 1, 12t³। ठीक है, तो हमने इसका एग्जाम्पल सीख लिया। आप इधर आ जाओ। तो ये जब भी कभी ऐसा आए तो कभी भी इसका एग्जाम्पल अगर हमने सीख लिया, अब तुम इसे डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल करना है और मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, यही बात यहाँ समझा रखी है कि dx बाई dt, हमने ये इसके अपेंडिक्स दे रखी है 3.1, वहाँ समझ लेना कि क्या है कैलकुलेशन, मैंने आपको साइड में समझा दी। अच्छा, dx बाई dt को डिफरेंशिएशन बोलते हैं ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये। ठीक है, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो यहाँ इसने एक जर्नी में समझाने की कोशिश करी बेटा एक ग्राफ से, कि देखो हम समझते हैं, जैसे एक पार्टिकल यहाँ 2 सेकंड से चला और 6 सेकंड तक चला, और पोजीशन उसकी 0 लगभग यहाँ 20 मीटर तक बदली, तो उसको पता करनी है t = 4 सेकंड पे वेलोसिटी। देखो t = 4, देखो यहाँ पे ये है ना पॉइंट P है, तो 4 सेकंड पे पता करनी। तो 4 तो बहुत छोटा इंटरवल हुआ। अगर आप वो कहे कि भाई 2-4 सेकंड के लिए पता करो, तो अगर 2-4 सेकंड पता करोगे तो उसकी स्पीड बदल रही है भाई, हमें क्या अब तक कितनी है, हर जगह बदलेगी, तो कैसे पता करें। तो देखो यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक कैलकुलेशन करने की कोशिश करी। जैसे उन्होंने क्या करा, P1 P2, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। उन्होंने पहले केस में क्या करा कि P से थोड़ा टाइम इधर लिया, 1 सेकंड इधर। ठीक है, समझा बच्चों, एक से पहला कोई पॉइंट ले लिया, जैसे 4 सेकंड है ना, ये 5 सेकंड इधर और 3 सेकंड ये। ठीक है, ये टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा बेटा, 5 - 3 2। यहाँ पे ये देख लिया कितना चला, ये 2, और यहाँ
इसको कैलकुलेट करा तो एवरेज वेलोसिटी कुछ आई, है ना। इसका स्लोप कैलकुलेट कर लिया। स्लोप से कैसे पता लग सकता है सर, एक बात और समझो यहाँ पे। चलो, जैसे आपको मैथ्स में सिखाया गया होगा टेन थीटा, ये होता है वाई बाई एक्स। तो अगर मैं इसे कह दूं कि ये लेंथ डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा टी है, ये वाली लेंथ, तो टेन थीटा क्या होगा बेटा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ना। तो इसको स्लोप बोलते हैं ये लोग। और यही क्या है हमारा फॉर्मूले में, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है। और यही क्या होता है बेटा, वेलोसिटी नहीं होता ये। तो ये वेलोसिटी है, तो इसका मतलब उसने इस इंटरवल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली स्लोप पता करके। कैसे करा होगा ये, देखो ऐसे, ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली अपॉन ये डिस्टेंस, तो यहां से कैलकुलेट करा, फिर लगा ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही, इतने में तो यार बहुत चेंज कर रहा होगा अपनी वेलोसिटी। फिर छोटा इंटरवल लिया, फिर इससे छोटा इंटरवल लिया, है ना, आधे आधे सेकंड का गैप लिया। देखो यहां एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल लिया उसने। जैसे उसने इस ग्राफ की इक्वेशन देखी, ग्राफ कैसे बदल रहा है। तो ये जो ग्राफ है बच्चों, x इक्वल टू 0.008 ऐसे लिखा है टी क्यूब। ये जो ग्राफ बदल रहा है ना पोजीशन ऐसे, इसकी इक्वेशन लिख ली इसने। और यहां पे एक टेबल बनाया, देखो कहां गया वो टेबल, ये रहा, थोड़ा आगे आ गया टेबल। जब इन्होंने क्या काम करा, पोजीशन थी x इक्वल टू 0.08 टी क्यूब समथिंग, इसमें ना t की वैल्यू डेल्टा टी देखो थोड़ा सा बढ़ाया। जैसे हमें क्या करना था बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना, t1 टाइम पे, जैसे 4 सेकंड पे पता करना है ना, t1 टाइम है 3 सेकंड, तो वहां पे पोजीशन पता करी इस फॉर्मूले में रख के, ठीक है। फिर t2 टाइम कितना लिया, 5 सेकंड, यहां पे पोजीशन पता करी। इसका डिफरेंस लिया, ठीक है, इन दोनों का, वो आ गया डेल्टा एक्स, और उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करा, ये आया। ये तो बहुत बड़ा इंटरवल था। उन्होंने फिर इस टाइम इंटरवल को घटाया, भाई 4 सेकंड से, मतलब 1 सेकंड का इंटरवल है तो 4 को सेंटर मानो, आधा सेकंड इधर आधा इधर, तो 3.5 सेकंड इधर हो गया छोटे टाइम में और 4.5 सेकंड ये। इन टाइम पे पोजीशन फाइंड करी ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला लगा के x2 पता करा t की जगह रख के, फिर कैलकुलेट करा, ये आया। ये भी बहुत बड़ा है। उन्होंने फाइनली बाद में एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल लिया, 4 में, देखो 4 में 0.01 जोड़ो, कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा ना 4.005, ठीक है। और 4 में ये वैल्यू और घटाओ तो ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। सोचो ये थोड़ा t2 t1 0.01 है ना ये ये एक टेबल की वैल्यू मिस है शायद, हाँ, तो बहुत छोटी वैल्यू ली 0.01, तो 4 में 4.01 जोड़ो, ऐसे सोचो ये 0.01 होगा, और ये 0.09, हाँ ये ठीक है। तो इन वैल्यूज को रखा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई बहुत छोटे इंटरवल की आई, ये आई 3.89, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये कितना कंफ्यूजिंग है, कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। इससे अच्छा कि अगर हमें ये पोजीशन x का मतलब टाइम का फंक्शन दे रखी है, तो 0.08 टी क्यूब लिखा है, सीधे इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके आएगा 0.083 टी स्क्वायर, ठीक है। टी की वैल्यू रख दो और आंसर आ गया। तो ये बेटर हुआ ना। तो ऐसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। अब देखो बेटा वापस चलते हैं, हम कहाँ थे। तो इन्होंने ये बताई बात कि भाई ये तो बहुत मुश्किल मामला है, ऐसे ऐसे टाइम लोगे तो बहुत मुश्किल आएगा, इससे अच्छा है कि आप dx बाई dt कर दो, ठीक है। समझ में आया बच्चों। अब फिर एक उन्होंने बात बताई कि 3.3 ये ग्राफ है 3.7, इस ग्राफ में तो मैंने समझा दी सारी बात। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, आप वीडियो रोको और कैलकुलेट करो। इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड पता करनी है या वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएट कर दिया। और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। और नोट दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी सेम एज द एवरेज वेलोसिटी एट दैट स्टेट। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी किसी भी टाइम पे हमेशा एवरेज वेलोसिटी के बराबर आएगी अगर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चल रहा है। एक बात सोचो, जो कोई वैल्यू कांस्टेंट है उसका एवरेज भी तो कांस्टेंट ही आता है ना। मान लो 10 है, कोई वैल्यू हमेशा 10 रहती है तो उसका एवरेज भी 10 ही होगा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एवरेज भी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हो और उसे एवरेज वेलोसिटी। अब बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला कि जैसे मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी पता कर लो इंस्टेंटेनियस, उसका मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। जैसे बोला
कि अगर मान लो बोला कि 24 मीटर पर सेकंड से माइनस या प्लस दो वैल्यू दे रखी है, एक पार्टिकल इस वेलोसिटी चल रहा है एक इससे, तो प्लस क्या बता रहा है कि एक पॉजिटिव में जा रहा है और माइनस क्या बता रहा है एक नेगेटिव में जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड दोनों की स्पीड का सेम है, तो स्पीड जो होती है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेना। ठीक है, समझ में आया। और साथ में कहा कि ये बात एवरेज वेलोसिटी के लिए नहीं चलती कि एवरेज वेलोसिटी का तुमने मैग्नीट्यूड लिया तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग अलग चीज है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है। ठीक है, ये बताया। समझ में आया बच्चों? क्लियर है बात? ये बात फिर समझाऊं मैं आपको। जैसे मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड, किसी टाइम पे कोई पार्टिकल है उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट है, तो ये कौन सी स्पीड वेलोसिटी दे रखी है आपको? ये इंस्टेंटेनियस है ना। अगर इसमें से ईस्ट हटा दूं तो ये क्या बची? स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया बीच बाद में कि बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्यों नहीं हो सकती? तो आप बताओ, सोचो। अगर सीधा चल रहा होगा बिना डायरेक्शन बदले तो सेम आएगी, अगर डायरेक्शन बदला है तो पाथ लेंथ बदल जाती है, और डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ अलग हुई तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आते हैं हम एक्सेलरेशन पे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, पॉइंट क्या है, हमें वेलोसिटी के चेंज को देखना है। तो वेलोसिटी का चेंज, पहले साइंटिस्ट इस बात में कंफ्यूज थे कि वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ बदलती है टाइम के साथ बदलती है। तो यहाँ कुछ साइंटिस्ट थे, गैलीलियो ने, पता है ना, बिल्डिंग के ऊपर जाके जो पीसा की लीनिंग टावर है उस पे ऊपर से एक पत्थर फेंक फेंक के एक्सपेरिमेंट करे थे। तो उन्होंने देखा कि पहले लोग यही सोचते थे कि ये पाथ का फंक्शन है, मतलब डिस्टेंस का फंक्शन है एक्सेलरेशन। लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जैसे मान लो एक पत्थर को किसी ऊंचाई से फेंक रहे हो, h डिस्टेंस, वो गिरा, तो मान लो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अगर, समझाई बात, अब अगली सेम डिस्टेंस पे उसकी स्पीड बच्चों 40 होनी चाहिए ना, अगर डिस्टेंस के साथ बदल। भाई देखो, एक्सेलेरेशन क्या होता है, यहाँ एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो ग्रेविटी कांस्टेंट है, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब, और हम कह रहे हैं कि एक्सेलेरेशन पोजीशन का फंक्शन है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं कि पोजीशन डिस्टेंस के साथ नहीं बदल रहा है, तो डी बाई डी एच एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब यहां पे भी तो मैं इक्वल डिस्टेंस लाया ना, तो इक्वल डिस्टेंस में जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 40। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत है, वो कुछ और वेलोसिटी होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि भाई वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो पाथ का या डिस्टेंस का फंक्शन नहीं होता, वो टाइम के साथ बदलती है वेलोसिटी। ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, बदल ही ना रहा हो। समझ में आए बात? और यानी कि वेलोसिटी जो होगी वो बदल रही हो, अब वो किसके साथ बदलती है? टाइम के साथ। ठीक है, उसी को हम क्या बोले? एक्सेलरेशन, ज्यादा बेटर है। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने लिखा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो, कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आएगी, वीडियो घुमा के देख सकते हो आप। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ऐसे लिख लिया हमने बच्चों। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, तो एवरेज एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। ये एवरेज है किसी इंटरवल का, ये एवरेज वैल्यू, देखो बार लगाया ना ऊपर, तो एवरेज है ये। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमने पता किया है। एवरेज एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है अगर डेल्टा वी नेगेटिव हो जाए, है ना। जैसे बहुत सारे केस देखे हमने, एक एग्जांपल दिया डायग्राम इन्होंने 3.7 में, तो 3.7 पीछे चला गया डायग्राम, ये वाला है। यहाँ इन्होंने एग्जांपल दिया कि देखो 0 से 10 तक, देखो तो 0 से 10 तक एवरेज एक्सेलरेशन ढूंढ रहे, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? 24, इनिशियल 0, तो 24 माइनस 0, टाइम इंटरवल है 10, 10 माइनस 0 तो 2.4, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो 24 माइनस 24, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल 2 सेकंड का 18 माइनस 10, 0 आया। इस जर्नी में 0 एक्सेलरेशन है। फिर देखो यहाँ एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई फाइनल, और इनिशियल कितनी थी? 24, 0 माइनस 24 अपॉन 20 माइनस 18, माइनस 12 आ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। उसी बात को यहाँ दिखाने की कोशिश करी कि देखो एक्सेलरेशन ना इसमें पॉजिटिव है, तो ऐसे ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है, फिर इस जर्नी में एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0, फिर यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है।
इसको डायग्राम से इंटरवल से ड्रॉ करके देखा है इन्होंने। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे है, अब देखो अगर वेरिएबल है एक्सेलेरेशन तो हर टाइम पे उसकी वैल्यू अलग होगी, तो यहाँ एक वर्ड की जरूरत पड़ती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। ये होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा वी को जब ये स्मॉल इंटरवल हो जाएगा तो डी वी बना देंगे, और डेल्टा टी को स्मॉल तो डी टी। तो डी वी बाई डी टी क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा। अब देखो, अब हम इस पेज पे जाते हैं। यहाँ हमें कुछ बातें बताई कि अगर एक पार्टिकल के ये ग्राफ हैं जो 3.9 की, ये जो इस पैरा में है, इनके बारे में बताया जा रहा है। देखो मैं यहाँ एक एक करके समझाता हूँ। इस पैरा में देखो पोजीशन पहले घटी फिर बढ़ी, तो अगर ऐसा कर्व बनता है कभी भी, स्माइल फेस, ऐसे याद कर लो, अगर स्माइलिंग फेस बन रहा है ना तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हमेशा खुश रहते हैं ना, तो अगर पॉजिटिव पोजीशन टाइम ग्राफ स्माइलिंग फेस जैसा ग्राफ बनता है तो ये पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, और दुखीराम बनता है ऐसे तो ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन का केस है। और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एक सीधी रेखा बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो एक्सेलेरेशन जीरो। ये भी लर्न करने की बात है, ये आपको आगे ग्राफ में और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, फिर उन्होंने एक जर्नी बताई इस लाइन में। क्या बताया बच्चों कि एक पार्टिकल यहाँ से v नॉट वेलोसिटी से शुरू करा, टाइम t पे उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो v माइनस वी नॉट और टाइम t माइनस टी जीरो, कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो गया। ये इधर गया v माइनस वी टू। भाई एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है ना, एवरेज एक्सेलेरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, तो v इक्वल टू यू नॉट प्लस 80 आ गया। ये न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, ये भी डिराइव कर लिया हमने। फिर यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों कुछ जर्नी के, ठीक है, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्या एग्जाम्पल दिए कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद अ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है विद पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। मतलब मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। डायग्राम देख, फिगर 3.3 देखो आप। ये एग्जाम्पल होता है जैसे एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है अपनी, और एक्सेलेरेशन भी इधर की तरफ ही बढ़ रहा है उसका, तो हो सकता है ना। जैसे ऊपर से एक पत्थर को गिरा दो तो नीचे की तरफ जा रहा है, और मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, जी भी तो नीचे की तरफ होता है, तो एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव, यानी कि ऐसा हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि पोजीशन भी पॉजिटिव है पार्टिकल की और एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव है, तो अच्छी बात है। इस केस में स्पीड अप होता है पार्टिकल। फिगर 3.3 पे जाना पड़ेगा बेटा हमें, देखो कितनी दूर है 3.3, मैं दिखा देता हूँ 3.3 3.3 3.3 एक ऊपर ये रहा। इसमें पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक बच्चों इस जर्नी में पॉजिटिव एक्सेलेरेशन से चला था, एक्स पॉजिटिव है और स्पीड अप हो रहा था। ये स्माइलिंग फेस बन रहा है ना, देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ, तो स्पीड अप होता है। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक जीरो एक्सेलेरेशन चलेगा, और फिर ये ऐसे रिटार्ड करेगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, उसी को बता रखा है। चलो 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 चलो, कहाँ तक पहुँचे हम, हाँ यहाँ तक। ठीक है, देखो बेटा ये क्लियर है। अब देखो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव, हाँ मैंने यहाँ बना भी रखा है, मैं भूल गया था। देखो इसने बोला कि इस केस में देखो पार्टिकल की पोजीशन तो पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है ना, लेकिन ये ऐसे दुखीराम बनना शुरू हो गया, ऐसे उल्टा हो रहा है। तो देखो अगर से पूरा बनाओ दुखीराम, तो ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो गया। तो यानी कि हमें एक बात पता लगेगी, अगर पार्टिकल की पोजीशन पॉजिटिव हो तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, इससे स्पीड डाउन होगी इसकी। ठीक है, फिर एक सी पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और विद इंक्रीजिंग स्पीड। अब सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं इसका एग्जांपल तुम्हें जैसे यहाँ से बताता हूँ। एक मतलब इसको डेली लाइफ में कुछ और एग्जांपल से बताता हूँ बेटा मैं। जैसे एक पत्थर को ऊपर फेंको, जी नीचे की तरफ होता है, तो पत्थर ऊपर जा रहा है और जी नीचे की तरफ है, तो स्पीड क्या करेगा उसकी, घटाएगा नहीं, है ना। एक मिनट, ये एग्जांपल ने नेगेटिव एक्सेलेरेशन, हाँ मैंने एक पत्थर देखो जी नीचे की तरफ है और किसी हाइट से एक पत्थर को नीचे गिराओ, ठीक है बेटा, तो नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव जी है लेकिन स्पीड बढ़ नहीं रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ऐसा भी केस होता है। देखो नीचे की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया,
इस केस में मैं यहाँ थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको, ये एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे छत से एक पत्थर फेंका और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, तो जी भी नीचे होता है, तो जी भी नेगेटिव हो गया, और एक्स भी, मतलब इसको रेफरेंस मान ले तो नीचे जा रहा है ये, तो पोजीशन भी नेगेटिव हो गई, है ना, और जी भी नेगेटिव, लेकिन पत्थर स्पीड पकड़ता है नहीं, तो स्पीड अप हो रहा है, तो इंक्रीजिंग स्पीड। तो ये स्पेशल केस हुआ है। इन बातों को आपको दिमाग में रखना जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ एक पॉइंट है ये, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन टिल टाइम t1 एंड टर्न बैक विद सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां मैंने एग्जाम्पल बनाया, ये डायग्राम है, O से Q तक जा रहा है। जैसे यहां पे इसकी गाड़ी की स्पीड थी, ये पीछे से आ रहा था कहीं से, यहां से O से पीछे से, और यहां की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये ब्रेक लगाता गया, तो एक्सेलेरेशन पीछे नहीं है, इसका मतलब फोर्स पीछे लग रहा है ना गाड़ी पे, यहां के रुका और फिर वापस हो लिया। तो देखो वेलोसिटी क्या है और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहां स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। तो यानी कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव थी और स्पीड इससे घट रही थी, ठीक है। एंड t1 विद डिक्रीजिंग स्पीड, घट रही थी ना यहाँ, स्पीड घटते घटते जा रहा था, और टर्निंग बैक विद मूविंग विद सेम नेगेटिव एक्सेलेरेशन, और फिर पीछे की तरफ चला गया सेम नेगेटिव एक्सेलेरेशन से, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आई। फिर यहाँ बच्चों कुछ उन्होंने ग्राफ दिखाए कि एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज दैट एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये हम 9th में पढ़ के आए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। तो ये जितने भी ग्राफ है अगर आप इनका एरिया कैलकुलेट करो तो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये बताया, ठीक। और इसे अगले जैसे यहाँ पे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जैसे ये है, ये पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या बताएगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। और पिछले में क्या चल रहे थे, इसमें इंक्रीजिंग वेलोसिटी से चल रहा था, इससे डिक्रीजिंग वेलोसिटी से चल रहा था। जैसे मैं एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ आपको, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, v, और ये u, तो मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ये टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक t है। तो ये क्या है बच्चों, ट्रेपीजियम है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो u नॉट प्लस v, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सेपरेशन, ये होता है ना बेटा, ऐसे लिखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू टी, ये एरिया आ गया इसका, हाफ। अब देखो वी नॉट प्लस यू नो, ये ऐसे लिखा हमने, वी नॉट प्लस वी इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो जैसे यहाँ यू नॉट, और वी को मैं भी क्या लिख के आया हूँ बच्चों, यू नॉट प्लस ए टी, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव की थी ना इक्वेशन, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन, देखना जरा, हाफ 2u नॉट प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ए टी इंटू टी, है ना। अब ये हाफ और टी मल्टीप्लाई कर दो, तो u नॉट, है ना, इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद करो बच्चों 9th क्लास में क्या सीखा था, ये न्यूटन की सेकंड इक्वेशन थी ना, और ये क्या होता था, ये तो अभी तो एरिया है, ये क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता था x। तो हमें पता लगा कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी, हमने एक से वेरीफाई कर लिया, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब यहाँ लास्ट में एक पॉइंट पढ़ा हमने, आज की क्लास यहाँ तक है बच्चों। XT, VT, AT ग्राफ शोन इन सेवरल फिगर चैप्टर हैव शार्प किंक्स, किंक्स बोलते हैं बेटा, इसको मैं पहले साफ करता हूँ। किंक वर्ड होता है मतलब एकदम बेंट आ जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में वो सारी बात मैं वहाँ ग्राफ में दिखाता हूँ। जैसे देखो कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये देखो, इस ग्राफ में देखो यहाँ एक बेंट आया हुआ है, क्या अचानक एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा? तो एक्चुअल में डेली लाइफ में कोई भी चीज एकदम जीरो नहीं होती। और भी दिखाता हूं, जैसे कहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे देखो पहले वेलोसिटी थी अचानक कांस्टेंट हो गई, समझ रहे हो बेटा, ये किंक है यहाँ पे और यहाँ पे। तो डेली लाइफ में वेलोसिटी टाइम लेती है चेंज होने में, लेकिन हम ऐसे लिख देते हैं कि भाई ये यहाँ से अचानक चेंज हो गई, वो बहुत छोटा इंटरवल होता है लेकिन होता है। तो हम पॉसिबल नहीं है कि हम उसको मेंशन करें यहाँ कि कैसे चेंज हुई। इस इंटरवल को जूम आउट करके, जूम इन करके देखा जाए तो धीरे धीरे चेंज हुई होगी, वो जो भी जीरो हुई होगी तो टाइम लगा होगा, लेकिन वो बहुत छोटा टाइम रहा होगा शायद इसमें, इस पूरे टाइम के रेस्पेक्ट में।
तो जो ग्राफ इस तरीके से बेंट होते हैं ये, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी को शो नहीं करते ये हम, तो हमें मतलब नहीं है, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है। तो मतलब आपको समझना है कि शार्प चेंज का मतलब ये प्रैक्टिकली बहुत छोटे टाइम इंटरवल में हुआ होगा, लेकिन वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा है इसलिए उसको दिखाया नहीं, एकदम चेंज कर दिया हमने। ठीक है, ये बात इस लास्ट पॉइंट में सिखाई गई हमें बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों हम यहां तक पहुंच चुके, कहां तक, इस पॉइंट तक, 3.6 तक। अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की इक्वेशन करेंगे। देखो यहां लिखा हुआ है चेंजेस आर ऑलवेज कंटिन्यू। ठीक है, हमेशा चेंज कंटिन्यू होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, हमने एकदम शार्प चेंज दिखा रखे हैं, तो कोई बात नहीं है ना, इतना कंसीडर करेंगे बच्चों। इस क्लास में आपको कितना फ़ायदा हुआ ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई आपकी क्वेरी, कोई सजेशन है तो उसे ज़रूर लिखें, और ये शेयर ज़रूर करें वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चों अपने विचार, ताकि हम इसको और बेटर कर सकें। ठीक है, थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी।